नमस्कार, मैं रजनीकांत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैमरे के सामने आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है, मगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि जो दर्शक आज नालंदा ज़िले को जानते हैं वो इस शख्स को ज़रूर जानते होंगे, मगर जब वैश्विक पटल पर आप किसी का साक्षात्कार लेते हैं और जब उनके बारे में बताते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हर कोई को जानना चाहिए। एक अच्छे सिंसियर कॉप के रूप में काफ़ी नाम कमाया, बहुत शालीनता के साथ, बहुत कठोरता के साथ अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार रहे। ये सबसे अच्छी खूबी रही से इस व्यक्तित्व का। और सबसे मज़ेदार बात है कि चुनाव, राजनीति, तमाम सत्ता, शासन, हर चीज़ों को देखते हुए विधायक भी रहे। सारा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मुखर हैं। प्रतिभाओं के बारे में ज़्यादा कुछ अब उन्हीं से हम सुनेंगे। तमाम चीज़ें हैं। राजनीति में मुखरता बहुत अच्छी बात होती है। लोकतंत्र की खूबसूरती भी वही है। लोकतंत्र ने अपने ज़माने में हर दौर में अपना रंग बदला है और इस रंग को आज उसी रंग में रंगने के लिए हमारे बीच में हैं पूर्व विधायक राजगीर रवि ज्योति जी। तो आज उनसे हम आप लोगों से बात करेंगे और तमाम चीज़ें हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे कैमरे के सामने हैं, लोग आपको देख रहे हैं। सिंघम के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध रहे। एक अच्छे कॉप के रूप में पुलिस विभाग भी आपका बहुत कदर करता है। राजनीति में भी आपने बहुत ही ईमानदारी से चीज़ों को रखा। चुनाव हारने के बाद भी वही टेम्पो है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जो ये आज मुखरता है, आप अपने ही पार्टी के विरोध में चले जाते हैं या किसी नीति के विरोध में जहाँ पर आपको लगता है ये नीति सिद्धांत सही नहीं है, राजनीति में इस तरीके का स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कितना सही है? हाँ, सबसे पहले नमस्कार आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजनीति बड़ा ही वास्ट वर्ड है, मैं पहले नहीं समझता था, लेकिन अगर भारतीय लोकतंत्र को देखा जाए ना, तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि लोकतंत्र की रंग बदल रही है, राजनीति की रंग बदल रही है। लोग वही है, नेता वही है, पॉलिसीज वही है। आखिर क्या कारण है कि इतनी चेंजेज आ रही है? अगर हमसे पूछा जाए, एक बार एक बड़ी नेता, जब मैं विधायक था तो विधानसभा में पूछ रहे थे, अच्छे विधायक जी ये बताइए तो वो नौकरी सही था कि ये सही था? तो मैं बड़ा बेबाकी रूप से बोला कि सर वो सही था। वो बड़ा गुस्सा गया, क्या बात करते हैं कि इससे राज चलता है? नहीं सर, मैं एज ए पुलिस ऑफिसर और पुलिस की सबसे छोटी इकाई पे मैं काम कर रहा था, थानेदार, तो उसमें मैं जितना काम किया, अगर मैं स्टेट का सीएम भी बन जाऊं ना तो उतना काम नहीं कर पाऊंगा। ये बात तो आपने सही कहा। अगर राजनीति और लोकतंत्र की बात करें, भारत में हर दौर की बात करते हैं। कभी ये मेन से केंद्रित रहा, फिर विमेन एम्पावरमेंट आया, तो फिर महिलाओं का भी उसमें भागीदारी हो गया। अभी यूथ डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा चल रहा है, जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे हैं। यही कारण है कि उनका कद भी बढ़ रहा है, पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। तब लोकतंत्र को क्या हुआ था, और अब जो कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है या लोकतंत्र की हत्या की जाती है, इस पे आप कितना सहमत हो पाते हैं? अगर मेरे ख्याल से अगर पूछा जाए, अगर मेरा अनुभव, तो भारत में लोकतंत्र है कहाँ? ये तो सिर्फ एक तड़का है। और शुरू से अगर आप भारतीयों का, अगर आप शुरू से अगर स्टडी करेंगे, पेस्टोरल लाइफ से लेके नियोलिथिक लाइफ, मॉडर्न इंडिया तक, उसमें देखेंगे कि आज भी भारतीय समाज मध्ययुगीन कबायली बर्बर सामाजिक संरचना पर आधारित है। चेंजेस बहुत आए हैं। अगर ये एब्सोल्यूट रूप से हम बोलते हैं कि नहीं वही है, नहीं, चेंजेस बहुत आई हैं, लेकिन हमारा जो मूल है, जब मैं पुलिस ऑफिसर था और जब मैं नेता बना तो बहुत सारे अफवाहें उड़ी। तो मैंने जब इसका स्टडी किया तो मैं पाया बेसिकली हम इंडियन ईस्ट मेडिटेरियन रेस के आदमी होते हैं और समशीतोष्ण वातावरण में पलते बढ़ते हैं। तो देयर इज द बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस। एग्जैक्टली। तो रोपे पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से आएगा? हम एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। आज इंडियन रेलवे ये डिक्लेयर कर दे कि कल रेलवे फ्री होगी, जिसको चढ़ना है चढ़े, जिसको नहीं चढ़ना है नहीं चढ़े, जिसको टिकट कटाना है कटाए, जिसको नहीं टिकट कटाना है नहीं कटाए। आपको लगता है कि एक भी इंडियन टिकट कटाएगा? हम आप कटाएंगे? कोई इंडियन टिकट नहीं कटाएगा। यही हम लोग का कैरेक्टर है, यही लोकतंत्र है। अब आइए, जो वर्तमान में जो लोकतंत्र चल रही है, जो लुभावन चीज है, जो सब्सिडरी हुआ,
जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो मतलब वो नॉर्म्स को पकड़ लिए हैं। राजनीतिक जो है, राजनीतिकों के द्वारा, बड़े नेताओं के द्वारा आम आदमी के दिमाग पर कैसे कब्जा किया जाए, उसके सेंटीमेंट को कैसे उजागर करके राजनीतिक किया जाए बड़े नेताओं। और आप सिर्फ आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय को दोष नहीं दे सकते हैं, हर एक बड़े नेता कर रहे हैं। आप बिहार में देख लीजिए, आप बंगाल में देख लीजिए, आप जो अभी तत्काल जो इलेक्शन हुई है 4-5 स्टेट की, वहां देख लीजिए बड़े नेताओं का क्या नैरेटिव हुआ, क्या पर्सपेक्टिव तैयार किए हैं। तो आप आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को आप सिर्फ अकेला इसमें नहीं बोल सकते हैं, हर एक नेता, सभी नेता इसको यूज करते हैं। और भारत में लोकतंत्र नहीं है। आप जदयू से विधायक रहे, तमाम चीजें रही, मुखरता की मैं बात बार बार करता हूं कि जब भी कोई बात होती है आप मुखर होकर बोलते हैं। अभी आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे, तमाम चीजें रही, राजनीतिक समीकरण बदले, आस्था बदला, दल बदला, परिवर्तन तो आपने भी देखा और आपने भी किया। अब जहां तक राजनीतिक बदली, आस्था बदला, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। मेरी आस्था बदली कहाँ है? मैं तो कल जो था वो आज भी हूँ। अब रही आदरणीय माननीय नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उन्होंने मुझे टिकट दिया, मैं विधायक बना। अब आपको कैलकुलेट करना है कि मैं 5 साल में कितना गलत सलत काम किया। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश पे काम किया, उसके बताए गए रास्ते पर चले। मेरी टिकट कैसे कटी मुझे पता नहीं, ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ही बताए। नहीं, वो बात तो सही है, मगर राजनीति में जो आप अभी आदरणीय प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, आपने कहा आदरणीय, क्योंकि पॉलिटिशियंस के जो रुख होते हैं, जो संकेत होते हैं, उसको समझना बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट हो जाता है। अभी कौन सा सब्जेक्ट है आपका, और आप किसी नीति सिद्धांत पे कहाँ तक? मेरी नीति सिद्धांत जो पुलिस में थे इसमें भी है। जो मजबूर है, जिसका कोई नहीं है या कोई हो, उसका रवि ज्योति है, उसका रवि ज्योति है। मैं आपके जिला में 21 साल काम किया हूँ, पार्ट बाय पार्ट। मुझे एक भी आदमी उंगली उठा के दे दे, मैं तो खुद एक्सेप्ट करता हूँ। सोशल डोमेन में आपके चैनल के सामने मैं कोई दूध का धोया हुआ नहीं था, लेकिन किसी जाति, किसी पार्टी, किसी लोभ, लालच या व्यक्तिगत स्वार्थ में मैंने किसी के साथ इनजस्टिस नहीं किया। इस बात को मुझे प्राउड है। आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा, फैमिली का बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सब चीज़ों में आप काफ़ी मजबूत रहे हैं। फिर ये जो जातिवाद का बंधन बिहार में आकर रुक जाता है, और जब आप बहुत अच्छे कैंडिडेट को वोट करने जाते हैं, फिर अंततः जाति पर ही बटन क्यों? क्योंकि हम आपको प्रीवियसली बता चुके हैं कि हमारी जो मूल रूट है ना, ईस्ट मेडिटेरियन रेस के हम लोग जो रेस के आदमी हैं, और समशीतोष्ण वातावरण में पलते बढ़ते हैं, तो उसको आप नकार कैसे सकते हैं? डीएनए को नकार कैसे सकते हैं? हर इंडियन यहाँ साथी रहे। आप में मानवता नहीं है, इंडियन में मानवता नहीं होती है, नैतिकता नहीं होती है, संवेदनाएं नहीं होती है। अगर मानवता, संवेदनाएं, नैतिकता होती तो आप अपने भाइयों की हत्या नहीं करते, अपने भाइयों से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हिंदुस्तान में, खास करके बिहार में, आम आदमी गली नली से तो निकल ही नहीं रहा है, आपसी लड़ाई से तो निकल ही नहीं रहा है, तो प्रजातंत्र को वो क्या समझेगा? मगर लोग तो कहते हैं ना, रवि ज्योति का वोट बैंक जो है वो दलित, महादलित है, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, सबसे ज्यादा उनके वोटर्स हैं, और वो उनको बैकअप भी करते हैं। ये आरोप है। मेरा ये सवाल नहीं है, मगर जो लोग कहते हैं कि रवि ज्योति भी जातिवाद के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हाँ, मैं इस बात का आपको एकदम एक सिरे से काटता हूँ। अगर मैं जातिवाद होता, अगर मैं जातिवादों के जंजीरों में जकड़ा रहता, तो मैं फिर विधायक रहता, क्योंकि तब तो मेरा जात हमको वोट दे देता। तब तो जो लोजप्पा जिस कैंडिडेट को खड़ा की थी, उनको तो कोई ब्राह्मण, भूमिया, राजपूत, कोयली, कुर्मी, यादव, मुस्लिम तो वोट दिया नहीं, उनको तो कंप्लीट रूप से पासवान वोट दिया। तो मैं कैसे जातिवाद हो गया? अगर मैं जातिवाद रहता तो पासवान मुझे वोट देता, तब तो मैं फिर विधायक। पासवान के तो सलमान नेता है। नहीं, चिराग पासवान को आज भी लोग कहते हैं कि सलमान नेता है। हाँ, तो मैं तो वही बात बता रहा हूँ कि अगर मैं जातिवाद रहता तब तो पासवान हमको वोट दे देता। नहीं, पासवान ने वोट नहीं दिया, मगर चिराग पासवान जो है लोजपा, उसका जो एक पकड़ है वोट बैंक पे, वो आप भी जानते हैं कि महादलित और दलित उनकी अच्छी पकड़ है। यही कारण रहा होगा कि आपको वोट नहीं। तो फिर हम पर क्यों जातिवाद लगता है? नहीं लगता है, लोग कहते हैं कि आप क्यों आप बैकअप देते हैं। यहीं पर कंट्राडिक्टरी आ गया। अब मेरे यहाँ हम पासवान जात के पहला विधायक हैं, बहुत दिनों के बाद। पूरे नालंदा के 20 पंचायत से आता है, तो जो मेरे यहाँ आएगा उसी का हम काम करेंगे। जो नहीं आएगा, आप किसी भी आदमी से, किसी भी सरकारी महकमा से, या मेरी योजनाओं का आप समीक्षा कर लीजिए।
कि मैंने किस जात को अधिक दिया। ये तो एक सिरे से बेबुनियाद है। अब कैमरे के सामने एक सवाल है। हाँ जी, काफी चूंकि हाँ, मुझे भी पता है, जातिवाद की बात हो जाती है, हाँ। मगर पारिवारिक पृष्ठभूमि जो आपकी है, शादी विवाह तमाम चीजें, आपके अपने जो घर है, खानदान की बात होती है, वहां पर जाति का बंधन बिल्कुल फ्री है। फिर ये दोनों को कैसे अगर हाँ देखिए, यही कारण है। हमारी जो बैकग्राउंड है ना, वो समानतावादी वाली बैकग्राउंड है। आप गौर किए होइएगा कि आपके जिला में मैंने 21 साल नौकरी किया, कोई मेरा परिवार को आप लोग देखे हैं? क्योंकि मैं अपने परिवार से बगावत कर देता हूँ। मेरा पद मैं रोकता हूँ कि भाई आप क्यों गलत काम करेंगे, क्यों किसी को ठगेंगे, क्यों किसी पर अत्याचार करेंगे। आज तक मुझे एक भी आदमी बता दे कि जो मेरे परिवार को देखा हो। मगर परिवार के बारे में जानना तो सब जानते। वो जब इलेक्शन लड़े तब सबको पता चला कि ये इस परिवार से बिलोंग करता है। मैं दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ, मैं दर्शक को ये कहना जरूर चाहूंगा कि मेरी बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मेरे दादा दादी दोनों फ्रीडम फाइटर थे। मेरे दादाजी इतने ब्रॉड माइंडेड थे कि अपनी 4 बेटी का शादी आज से 100 साल पहले वो इंटरकास्ट मैरिज की है। मेरा अपनी भी जो शादी है वो भी इंटरकास्ट ही मैरिज का है। मेरे जो इर्द गिर्द है, मैं अब क्या कहूँ, मैं पब्लिक डोमेन में हूँ, ये सब क्या बोलूँ, ये पारिवारिक मामला है। लेकिन अगर हम पे जातिवाद का आरोप लगता है तो वो बेबुनियाद है। आप कभी सुने हैं कोई दलित किसी को बोला है कि आप मेरे बदौलत जीते हैं? आप अगर कोई दलित विधायक अगर किसी गांव में चला जाए, किसी यादव के गांव में, किसी भूमिया के गांव में, किसी कुर्मी के गांव में, किसी राजपूत के गांव में, तो कहेगा कि आप मेरे ही वोट से जीते हैं। कोई दलित के गांव में कोई नेता गया है तो कोई दलित इसको बोलता है कि आप मेरे वोट से जीते हैं। तो ये पूरे बिहार में, अखंड भारत में ये दलितों के बारे में ये चल रहा है। अब रवि ज्योति जो कार्ड खेलेंगे, राजनीतिक सफर तो आपको लंबा तय करना है, जैसा सब लोग इस संकेत को समझ भी पा रहे हैं। अब आपका जो नेक्स्ट रुख होने वाला है, लोग कह रहे हैं कि राजद या बीजेपी ऐसी जो पार्टियां हैं उसके काफी करीब होते जा रहे हैं रवि ज्योति। निश्चित रूप से मैं सर जमीन पे बैठा हुआ हूँ। राजगीर विधानसभा का ये नेचर है कि आप अगर 30 साल की हिस्ट्री उल्टाइएगा तो जो भी आदमी यहाँ से हारा है वो जगह छोड़ के स्कैप हो गया, भाग गया है। और आम आदमियों को, बड़े नेताओं को एवं छोटे नेताओं को ये उम्मीद था कि ये भी हार जाएगा तो भाग जाएगा। भागे नहीं। अब आया जाए, जैसे मैं दलित विधायक हूँ, रिजर्व सीट से जीतता हूँ। फिर दलित बोलने की आवश्यकता रवि ज्योति को क्यों पड़ती है? क्योंकि मैं रिजर्व नेता है, काफी पॉपुलैरिटी है, लोग आपको अच्छे से जानते हैं, फिर रवि ज्योति को बार बार ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मैं रिजर्व सीट से जीता हूँ। अगर बात है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे पार्टी के नेताओं को, बड़े नेताओं को मैं चैलेंज देता हूं कि मुझे बिहार से जनरल सीटें मुझे टिकट दे दे, देखिए मैं कैसे जीत के दिखा देता हूं। तो राजनीति और जातिवाद का जो संबंध काफी गहरा है। हाँ, बहुत गहरा है। इसमें बहुत अच्छे लोग सामने नहीं सर्वाइव करेंगे। तो फिर इसको क्या माने, रवि ज्योति बीजेपी या राजद? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, मेरी झुकाव दोनों तरफ है, आरजेडी की तरफ से भी, बीजेपी की भी तरफ से। मैं तो जेडीयू का विधायक था, बड़ा मनोयोग से काम किया, बड़ा ईमानदारी से काम किया। क्या कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री मेरी टिकट काट दिए? क्या मेरी वफादारी में कोई कमी रह गई, या मेरे वजह से, मेरे किसी क्रियाकलाप से जेडीयू को या माननीय मुख्यमंत्री को कहीं असहजता महसूस हुई? तो जब वो पलट सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पलटूंगा? अब यहाँ राजनीतिक खेल देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। माननीय मुख्यमंत्री का जो चरित्र है वो कब पलटी मार देंगे बीजेपी में, इसकी गारंटी नहीं है। लोग बहुत सारे कयास लगा रहे हैं। तो जैसे मैं बीजेपी की तरफ अगर मैं मुखातिब होता हूं तो माननीय मुख्यमंत्री अगर बीजेपी में शामिल हो जाता तो मेरी गला कट जाएगी। तो मैं ना राजद कराऊंगा ना बीजेपी कराऊंगा। इसलिए मैं वेट एंड वॉच हूं। अगर अगला कदम अगर 2024 में अगर यहां से अगर बीजेपी लड़ता है और बीजेपी में सेलेक्टेड कैंडिडेट है, मैं आपके माध्यम से मैं ओपन करना चाहता हूं कि अगर आरसीपी सर अगर आरजेडी से बीजेपी से खड़ा होते हैं तो मैं उनके मंच पर चढ़ जाऊंगा, बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन ऑफ द कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस अपनी नेचर में बदलाव नहीं ला रही है, वो पॉलिटिक्स समझ नहीं रही है, वो अपनी जनाधार खो गई है। मैं उसका जिला अध्यक्ष हूं, इस तरह का बोल रहा हूं तो ये पार्टी के प्रति गद्दारी न समझा जाए, ईमानदारी समझा जाए कि पार्टी आज भी कांग्रेस अखिल भारतीय पार्टी है, अपने नेचर में अगर बदलाव लाएगा तभी सर्वाइव करेगा। क्या यही कारण है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 3 जगहों पर कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से क्यों बुरी तरह? ये तो पहले से प्रेडिक्शन हो रही थी। ये तो पहले से कांग्रेस के जो बड़े लीडरान हैं या स्टेट, वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, और जो बड़े नेता हैं वो पब्लिक से कांटेक्ट में नहीं है।
एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मेरे एक गुरुदेव हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं, पहले वो कांग्रेस में थे। कल उनकी बर्थडे थी परसों, और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उनको ग्रीटिंग्स भेजा। क्या ऐसा दूसरे पार्टी में होता है? एक मामूली सा एमएलसी को। नहीं, लोग तो कहते हैं कि ये जो बीजेपी है ये कॉर्पोरेट पार्टी हो चुकी है, इसकी तो कल्चर ही कॉर्पोरेट है। अरे तो कल को तो कांग्रेस भी कॉर्पोरेट पार्टी थी, आपको कौन रोका है? मैं तो कांग्रेस का अभी जिला अध्यक्ष हूं, लेकिन कांग्रेस के प्रति मेरी वफादारी इसलिए भी है क्योंकि मैं जो बुरे दिनों में साथ दिया था। तो जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय अगर टर्न अप करते हैं बीजेपी का, तो मेरी गला कट जाएगी। तो मैं अभी सरजमी पे जनता के साथ हूं। जनता डिसाइड करेगा कि मैं बीजेपी में जाऊं या आरजेडी में जाऊं। मेरी जनता अगर कह देगा कि आप बीजेपी में जाइए, मैं बीजेपी में चला जाऊंगा। मेरी जनता, राजगीर की जनता कहेगी कि आप आरजेडी में चले जाए, मैं आरजेडी में चला। नैरेटिव सेट करने का जो ट्रेंड चला हुआ है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, रवि ज्योति भी अपना एक नैरेटिव सेट करते हैं, बीजेपी भी एक नैरेटिव सेट करती है, कांग्रेस भी एक नैरेटिव सेट करती है। ऐसे में लोकतंत्र कितना मजबूत हो पाएगा और भारत की राजनीति कितनी मजबूत होगी? भारत की राजनीति खतरे में है, भारत की लोकतंत्र खतरे में है। अब तक तो लोग कह रहे थे कि कोई समुदाय या कोई धर्म विशेष खतरे में है, अब आप कह रहे राजनीति खतरे में है। इसको आप क्लियर करें, किस तरीके से खतरे में? क्योंकि पूरे वैश्विक पटल में लोगों का मेंटेलिटी चेंज हो गई है, और बड़े नेता एक पर्सपेक्टिव तैयार करता है, एक नैरेटिव तैयार करता है, और हर आदमी लालची हो गया है, हर आदमी सातिर हो गया है। आप देखिए ना, मेरी 5 साल का अनुभव, जनता स्वार्थी, नेता लोभी, शासन प्रशासन भ्रष्ट। फिर वोट कौन देगा? फिर इतना मुखर होकर इतना स्पष्ट, क्योंकि एक नैरेटिव क्रिएट करेगी। तो आप बहुत स्पष्ट होकर बोल रहे हैं। हाँ, एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करेगा, वो बड़े नेता क्रिएट करते हैं। वो कांग्रेस के, बीजेपी के, आरजेडी के, जेडीयू के बड़े नेता एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं, एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं। आपकी उसमें भागीदारी मात्र 5% रहती है। अब आपको मैं एक लाइन में बता दूं, हिंदुस्तान में पार्टी अब जात हो गई है। अगर आप आरजेडी है तो मुस्लिम और यादव आपका वोटर है, अगर आप लोजप्पा है तो पासवान आपका वोटर है, अगर आप कुर्मी है तो जेडीयू आपका वोटर है, अगर आप बीजेपी है तो स्वर्ण और बनिया आपका वोटर है। अब उस वोटर को, वो तो बिना हर्रे फिटकिरी का आपका वोटर है। अब आप नैरेटिव क्रिएट कीजिए, कॉलेशन बनाइए कि कौन सा कास्ट आपको, कौन सा कास्ट का नेता आएगा, कौन आपको वोट करेगा। यही हिंदुस्तान का खेल चल रहा है। अब एक छोटा सा बात बोले, कांग्रेस समझ नहीं पा रही है, और बीजेपी गमछा देते देते नहीं थक रहा है, और लेने वाला गमछा लेते लेते थक रहा है। तो क्यों ना कांग्रेस भी इस चीज को पकड़ रहा है। तो आप राहुल गांधी से क्यों नहीं बात करते हैं? आप जिला अध्यक्ष हैं, एक मिनट, आपको तो मंच भी मिलता होगा। हाँ, निश्चित रूप से। क्या राहुल गांधी तो, हम तो छोड़ दीजिए, जिला अध्यक्ष है, स्टेट प्रेसिडेंट से वो मिलते होंगे, खाली हमको बता दीजिए। अगर कह दीजिएगा तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। तो आपके घर की बात है, अंदर की बात नहीं, अंदर की बात नहीं है, मैं तो कांग्रेसी भी नहीं हूं ना। मगर आप अभी तक तो आप जिला अध्यक्ष। हाँ, इसीलिए क्योंकि मैं जो बुरे दिनों में साथ है, और मेरे रगों में गद्दारों का खून नहीं है। जो आदमी मेरे साथ अगर कतरा बहाया है, उसके साथ में दरिया बहाऊंगा। तो फिर आप अब आप किसके तरफ ईमानदार होने वाले हैं? ये बात हो, ईमानदार होने और न होने की बात। अब ईमानदारी का परिभाषा सीख लीजिए, बड़ी मार्केबल बात बता रहे हैं। जिसको बेईमानी का मौका मिले और जो बेईमान नहीं हुआ वही ईमानदार है। ये तो आप मेरे ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। बात तो वही है कि अगर आप ईमानदार हैं, हाँ, और आपने स्पष्टता से कह दिया, तब तो लोग तो ये जानना चाहेंगे ना कि रवि ज्योति जाएंगे किधर। क्योंकि अभी आप राजद और बीजेपी दो में कंफ्यूज करके रखे हुए हैं। हाँ, इसीलिए ये जिधर पर हम तो एकदम ओपन सोशल डोमेन में कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस में आपके माध्यम से कर रहे हैं। जब बड़े नेता पलटी मार सकते हैं तो मुझे पलटी मारने में क्या दिक्कत है? मैं जिधर खीर देखूंगा उधर फिर जाऊंगा। तो ये तो बात हो गई राजनीति और तमाम चीज़ों की। अब जो देश की बात हो रही है, जीडीपी की बात होती है। कुछ देर पहले आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी कुछ कहा कि काफ़ी अच्छा, और एक नए देश को एक नया नेतृत्व मिल रहा है काफ़ी मजबूती के साथ। हमारा सवाल ये है कि देश का जो जीडीपी है, चाहे वो कृषि हो, जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं है, मगर बयानबाजी का दौर चारों तरफ से घिरा हुआ है। लोग समझते हैं कि मेरे ख्याल से दो धड़ा काम कर रही है भारत में मीडिया की, एक अलग नैरेटिव सेट कर। हाँ, ठीक है, सब एक पर एक नैरेटिव, जो उस नैरेटिव सेट करने में जो आगे है वो उनका पलड़ा भारी है। आपको नैरेटिव सेट करने में कौन रोका है? कांग्रेस को कोई रोका है? वो भी नैरेटिव सेट करे, उनको कोई रोका है? अभी आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी नैरेटिव सेट करें, वो उनसे ऊपर हो जाए, कोई रोका नहीं है। अब रही कि आपकी सपोर्टर, आपकी आइडियोलॉजी, कॉमन आदमी को आप कैसे प्रभावित कर रहे हैं, कैसे चेंजेज आ रहा है, आप उसको पकड़िए। मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से
मेरे लिए ये इलेक्शन जो आने वाला इलेक्शन है, नॉट द बेड ऑफ रोजेज, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मेरा आदत है, जो मेरा खुलापन है, जो मेरा बेबाकी है, वो मुझे कहीं का नहीं रहने देगा। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, मैं आपके एकदम ओपन, मैं बड़ा ओपन आदमी हूँ। मुझसे एक IPS घूस लिवा लिया, तो मैं घूस ले लिया और मैं वो घूस उनको दे दिया। कुछ दिन के बाद वो हमको बोली कि रवि तुमको बुरा नहीं लगा, तुम तो ईमानदार आदमी हो। मैं भी कहा कि मत चुप रहे चौहान, इनको मार बैठ, एकदम तीर निशान। कहा कि मैडम मैं अपने नजरों से नहीं गिरा हूँ। तो मैं आज भी अपने जनता को, राजगीर के तमाम सम्मानित जनता को, अब राजनीति में सम्मानित ही कहा जाता है, जो निजी स्वार्थ जाति पार्टी देखिए अपना वोट बेचता है, उसको कैसे सम्मानित कहा है। तो मैं सम्मानित जनता को कहता हूं कि रवि ज्योति अपने नजरों से नहीं गिरा है। पहले आप अपने आप को समीक्षा कर लीजिए, तब मेरे बारे में समीक्षा कीजिए। मैं राजनीति करूं या ना करूं, मैं जो हूं वही रहूंगा। अब जो सबसे बड़ा बात सामने निकल कर आता है, रवि ज्योति चूँकि एक विधायक रहे, तमाम चीज़ें रही, पुलिसिंग काफ़ी स्ट्रांग रही और काफ़ी ही अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, बावजूद इसके जो शालीनता है, जो बेबाकी है, जो प्रखरता है और जिस तरीके से मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं, ये बहुत दूरदर्शी संदेश है। आने वाले भविष्य में क्या कुछ तय करेगा राजनीति, यह भी देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। राजनीति की जो परंपरा है और जो राजगीर की परंपरा है, उसमें कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है। बहुत कुछ होना है, बहुत बड़ा खेल होना है, मगर इससे पहले रवि ज्योति ने जो कुछ भी कहा है, इस बेबाकी के लिए मैं अपनी तरफ से आपको सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हम लोगों से इस तरीके से बात किया और भविष्य में आपका सब कुछ बेहतर हो, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।